नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर NTA नेट JRF की तैयारी और हमारा टारगेट बैच बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन आपको इसकी क्लासेस मिल रही है क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत ही विस्तार है। कहते हैं यदि आप हिंदी से कोई तैयारी कर रहे हैं और आपने नेट और JRF की तैयारी कर ली है तो कोई भी परीक्षा पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि इसका पाठ्यक्रम बहुत ही विशाल है। ठीक है मित्रों, तो यूनिट थर्ड की जो क्लास है, आज पहली क्लास है यूनिट थर्ड की। आप देखेंगे यूनिट थर्ड में है क्या, यूनिट थर्ड जो है वो काव्य शास्त्र का वीडियो है। तो काव्य शास्त्र में पहला टॉपिक है आपका काव्य लक्षण। हम लोग आज काव्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर और क्या क्या पढ़ाया जा रहा है तो ये सारे बैचेस जो हैं वो हमारे चैनल पर आपको इन सब की क्लासेस मिल जाएंगी। आप जरूर से जाकर उसका अध्ययन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही मोटिवेशनल पंक्ति लिखी हुई है, जब लगन और मेहनत लेगी सफलता का आकार तब होगा हिंदी से नेट JRF का सपना साकार। ठीक है मित्रों, आप पूरे लगन और मेहनत के साथ लग जाइए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। ये यूनिट थर्ड है। तो हम लोग देखते हैं यूनिट थर्ड में क्या है, काव्य लक्षण। यहाँ पर यूनिट 2 लिख गया है, शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप इसको यूनिट थर्ड, क्योंकि यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपको वीडियो दे दी जाएगा। और आपने सिलेबस देखा ही होगा ना इसका, तो सिलेबस में आपको पता ही है कि यूनिट थर्ड में ही आपके काव्य लक्षण है। ये देखिए यहाँ पर इकाई थर्ड लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले काव्य के लक्षण पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है काव्य के लक्षण। काव्य से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान में वृद्धि होती है। काव्य के लक्षण के विषय में विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत प्रतिपादित किए हैं, चाहे वे भारतीय आचार्य हों या फिर पाश्चात्य आचार्य। संस्कृत के आचार्यों द्वारा प्रदत्त काव्य के लक्षण हम देखेंगे। संस्कृत के आचार्यों ने कौन कौन से लक्षण दिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि पाश्चात्य विद्वान, संस्कृत के विद्वान और हिंदी के विद्वान सभी ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो उन सभी का हम अलग अलग मत देखेंगे। लेकिन सबसे पहले संस्कृत के आचार्यों का मत देखते हैं। तो आपके आते हैं एक भामा साहब जी हैं। भामा, आचार्य भामा, आप जानते हैं भली भांति परिचित होंगे। हिंदी साहित्य से आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूँ कि भामा, मम्मट, दंडी, इन सबको आप जानते ही होंगे। इनकी परिभाषा है शब्दार्थो सहितम काव्यम। शब्द और अर्थ जहाँ साथ हो वही काव्य होगा। अब अगले देखते हैं, और ये 6वीं शताब्दी के आपके आचार्य हुए आचार्य भामा जी। आप इन्होंने क्या कहा, शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं ये, अर्थात कविता न तो शब्द चमत्कार है और न केवल अर्थ का सौष्ठव है। दोनों के योग से जहाँ जो रचना सृजन कार्य होता है, दोनों के योग शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर वहीं पर काव्य होता है, ऐसा इनका मत था। अगला देखिए आप, शरीरम ताव दृष्टात व्यवच्छिन्ना पदावली। यह मत है दंडी का, अर्थात दंडी ने क्या कहा, इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उनका अर्थात काव्य का शरीर मात्र है। आचार्य दंडी जो थे वो 7वीं शताब्दी के काव्य आचार्य थे और इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य दर्श में उपरोक्त परिभाषा दी है। स्पष्ट है कि दंडी केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, उसकी आत्मा नहीं। दंडी अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। मित्रों, इसमें आपके कई प्रश्न जो है मिल जा रहे हैं। आप ध्यान दें कि मैं आपको गिनवाती कितने प्रश्न हो गए। पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो परिभाषा दी गई, ये परिभाषा किसकी है। आपका जवाब होगा दंडी का। फिर आपसे पूछा जाएगा दंडी किस शताब्दी के आचार्य थे। दंडी थे 7वीं शताब्दी के आचार्य। फिर आपसे पूछा जा सकता है दंडी की रचना कौन सी थी, तो काव्यदर्श उनकी रचना थी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि दंडी जो थे वो किस वाद के आचार्य थे, तो दंडी जो थे वो अलंकारवादी आचार्य थे। यह भी पूछा जा सकता है कि अलंकार को काव्य की आत्मा किसने स्वीकार किया है, तो अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है दंडी ने। इतने सारे प्रश्नों का जवाब आपको सिर्फ एक पेज में मिल रहा है। आप समझ सकते होंगे कितनी इंपॉर्टेंट क्लास हमारे चैनल पर चलाई जा रही है आपके लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे वामन का कथन आता है, काव्यम शब्दोयम गुणलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। यह कहा वामन ने, यानी कि गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य वामन जो थे वो 8वीं शताब्दी के आचार्य थे और ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में यह परिभाषा दी है जो भी आपने ऊपर पढ़ी। अब आप देखिए आचार्य मम्मट की परिभाषा। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जरूर से याद रखिए। ये
भारतीय जो काव्य शास्त्री है, संस्कृत के जो आचार्य है, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से परिचय दे रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो किस काल के आचार्य रहे, उनकी प्रसिद्ध पंक्ति कौन सी, उनकी रचना कौन सी है, ये तीनों का ही जवाब आपको हमारी इस पंक्तियों में मिल जा रहा है। चलिए देखते हैं। तद दोषौ शब्दार्थो सगुणा वन लंकृत पुनः क्वापि, ऐसा कहा आचार्य मम्मट ने। यानी काव्य वह है जो शब्द और अर्थ हो, जो दोष से रहित हो, गुण से सहित हो तथा कभी कभी अलंकार से भी रहित हो सकता है। अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में उपरोक्त परिभाषा दी है मम्मट ने। ये 12वीं शताब्दी के कवि थे। आगे देखते हैं हम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के आचार्य थे। ये रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व मानते हैं, जबकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने गुण संपन्नता और सालंकारिकता पर अधिक बल दिया है। अब आप देखिए जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी ने क्या पंक्तियां कही हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, यानी जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ जी जो थे वो 17वीं शताब्दी के आचार्य थे और इनकी कृति थी रस गंगाधर। रस गंगाधर में इन्होंने यह परिभाषा दी है, जिसमें रमणी का जो अर्थ है इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, नहीं उसका अर्थ अस्पष्ट है। अब आप देखेंगे हम काव्य सात्मा ध्वनि, यानी ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य आनंद वर्धन थे। और अब आप अगला देखिए। अदोसौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थो काव्यम, यह पंक्ति है हेमचंद्र की। मित्रों आपसे पंक्ति भी पूछी जाती है परीक्षा में, पंक्ति दे देगा और एक तरफ आचार्य दे देगा। आपसे कहा जाएगा कि आप उनका मिलान करिए, कौन सी पंक्ति किस आचार्य की है, क्योंकि नेट और जेआरएफ का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको फंसाने के लिए बहुत ही सटीक रणनीति के साथ बनाया जाता है। उसमें यानी अधिकतर क्वेश्चन तो आपको ऐसे होंगे कि मैच करने वाले होंगे, जैसे कि उसकी भी रचना का नाम दे देगा, चारों प्रकाशन के आधार पर आप क्रम से लगाइए, कवि का नाम दे देगा, उनके कालक्रम से अनुसार उनको सेट करिए, यानी पहले किसका जन्म हुआ, कौन बड़े थे कौन छोटे थे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये पंक्तियां ही पूछता है। चार पंक्ति देंगे, 4 आचार्य देंगे, आपको मैच करना रहे कौन सी पंक्ति किस आचार्य की है। तो आप विशेष रूप से ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। गुणालंकार सहित शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम, यह कथन है आपके विद्यानाथ जी का। अब आप देखिए हिंदी के आचार्यों द्वारा प्रदत्त काव्य के लक्षण क्या क्या हैं। तो काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन है बाबू गुलाब राय जी का। अगला कथन है किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है, ऐसा माना है साहित्य के पुरोधा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई, यह पंक्ति है चिंतामणि जी की। ठीक है मित्रों, और देखिए अब आप जदाप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरत सुब्रत भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित, यह कथन है केशवदास जी का। आप इससे याद करते जाइए, एक नहीं तो कम से कम 2, 4, 12 वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से सुनिए। और यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, नहीं तो हम तो पीडीएफ आपको उपलब्ध करा ही देते हैं, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम ही कविता है, ऐसा द्विवेदी जी ने कहा। द्विवेदी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। जाने पदार्थ भूषण मूल रसांग परागधमय मति झाकी, जो धुन अर्धत वाक्य छले गुण शब्द अलंकृत सोरत जाकी, यह है आदि कवि भिखारी दास जी की। अवधि का आदि कवि कहा जाता है भिखारी दास जी को। आप जानते हैं प्रतापगढ़ के टेउंगा में इनकी जन्मस्थली है। तो आचार्य के द्वारा हम हिंदी आचार्य को द्वारा प्रदत्त लक्षण को देख रहे हैं, काव्य लक्षण। अगला है किसका नंबर, चिंतामणि जी का। इन्होंने कहा शब्द अर्थ बिनु दोष गुण अलंकार रसखान ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान, ऐसा है चिंतामणि जी का कथन। अब आगे देखिए आप। वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक हुई, निपुण कर्म कवि जो जुति ही काव्य कहत सब कोई, यह कथन है सूरत मिश्र जी का। सूरत मिश्र जी ने काव्य का लक्षण माना है। जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समुज ग्रंथ बहुत चित्त, कुलपति मिश्र जी का ऐसा विचार था। अब ये देखते हैं पंत जी। पंत जी क्या लिखते हैं। पंत जी लिखते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है, पंत जी का। कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है।
अब अगला देखेंगे हम जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प व विज्ञान से नहीं है, यानी जो अनुभूति होती है हमारी आंतरिक अनुभूति उससे है। काव्य जीवन की आलोचना है, ऐसा माना है प्रेमचंद जी ने। हिंदी के आचार्यों के लक्षण हम देख रहे हैं मित्रों, उसी में देखिए आप अगर कह दिया जाए कि हिंदी साहित्य के लेखक, सब सर्वप्रसिद्ध लेखक जिनका इतिहास आज भी लोगों द्वारा प्रसिद्ध है, पढ़ा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने जो 1929 में लिख दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए इनका कथन क्या था? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। क्या बेहतरीन परिभाषा दी है इन्होंने। अब आप देखेंगे, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। जी हाँ, ये कथन है महादेवी वर्मा जी का, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ उन्होंने कही, बहुत ही सटीक कविता की परिभाषा देख रहे होंगे आप। विद्वान एक से बढ़कर के एक दिए जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे हम, शब्द सुमति मुखते कदय, लय पद वचन अर्थ, छनद भाव भूषण सरस, सो कही काव्य समर्थ, ऐसा कहा है कविदेव ने। ठीक है मित्रों, अब चलिए हम देख लेते हैं जो पाश्चात्य विद्वान है उनके द्वारा क्या अच्छा दिए गए हैं। तो पाश्चात्य विद्वान के जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, उन्होंने कहा पोइट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है, यह कथन है मैथ्यू अर्नोल्ड का। अब भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है, ऐसा माना है विल्सन महोदय ने। अगला है कॉलरिज का कथन। कॉलरिज ने कहा है पोइट्री इज द वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, यानी सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता, यह कथन है कॉलरिज महोदय का। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ का कथन। वर्ड्सवर्थ ने कहा है काव्य प्रबंध भावों का सहज उच्छलन है, वर्ड्सवर्थ का कथन है। कविता जीवन की व्याख्या है, ऐसा माना है हडसन महोदय ने। और पीबी शैली ने कहा सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि जो है वो कविता है। तो मित्रों, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काव्य की सर्वमान्य परिभाषा दे पाना कठिन है, क्योंकि कविता प्रत्येक काल में अपना रूप बदलती है। विद्वान अपने अपने ढंग से काव्य की परिभाषा देते हैं तथा इन परिभाषाओं के आधार पर आधुनिक काल की नई कविता खरी नहीं उतरती है, क्योंकि आप जानते हैं लय मुक्त हो चुकी है आधुनिक काल की कविता। जैसे आप निराला जी के रूप में देखें तो उन्होंने उनकी जो कविताएं हैं उनको महादेव प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? केचुआ छंद कहा था, रबड़ छंद कहा था। क्यों? क्योंकि वो मुक्त टाइप की लिखी गई हैं, उसमें कोई ज़रूर नहीं है कि आपको जो लिख रहे हैं उनके अंतिम लाइनें मैच करें या प्रारंभिक लाइनें मैच करें, कुछ पंक्तियाँ निर्धारित, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी तरह से आप कुछ भी पंक्तियाँ देते वो कविता है आधुनिक युग की। तो देखिए मित्रों, यह रही आज की क्लास और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। यह काव्य लक्षण था और अगली क्लास जो होगी वो होगी आपकी काव्य हेतु की है। ठीक है मित्रों, तो आप इन सभी क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए क्लासेस, मैं आपको बता दे रही हूँ। यदि आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, और सफलता तो एकदम श्योर ही है आपकी। ठीक है मित्रों, तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक अगली और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और हाँ, जय हिंदी।